हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। एमपी पुलिस जीके फास्ट रिवीजन सीरीज का हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो व्यापम की एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो के साथ साथ ये प्रश्न याद करते हुए चलना है। यदि नहीं याद कर सकते तो वीडियो को आप यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि आपसे कितने प्रश्न इस वीडियो में से नहीं बने हैं, ठीक है ना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो ऐसे उपराष्ट्रपति जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, तो पहले बताना है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। तो इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको ध्यान रखना है, राधाकृष्णन जी जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद में क्या बने, ये राष्ट्रपति बने। तो पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, आपको ये भी याद रखना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये चीज ध्यान रखना है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था भारत के राष्ट्रपति बनने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डीटीएच का पूर्ण रूप क्या है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर पता होगा। डीटीएच का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। बाकी प्रश्न हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको डीटीएच का पूर्ण रूप कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किसकी एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरदार सरोवर डैम जो है, सरदार सरोवर बांध है, ये किसके डाउन स्ट्रीम में बना हुआ है, तो ध्यान रखना इंदिरा सागर बांध, ठीक है। इंदिरा सागर बांध का जो पानी जाता है वो इकट्ठा होता है एक जगह, और उसी पानी को इकट्ठा करके जो डैम बनाया गया उसका नाम है सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। तो इंदिरा सागर के डाउन स्ट्रीम में बना हुआ बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। सरदार सरोवर डैम जो है ये गुजरात के नौगांव में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम गुजरात के नौगांव में बना हुआ है। इससे कितनी बिजली बनती है, कितनी बिजली बन रही है, तो 1450 मेगावाट। ध्यान रखना 1450 मेगावाट बिजली इससे बन रही है। तो ध्यान रखना, सरदार सरोवर डैम कहां है, गुजरात के नौगांव में, ठीक है। किसके डाउन स्ट्रीम से बना हुआ है, तो इंदिरा सागर डैम, ठीक है। और कितनी बिजली बन रही इसमें, तो 1450 मेगावाट। अब ये सरदार सरोवर डैम बना कब था, मतलब बनना कब से शुरू हुआ था, तो 1961 में। 1961 में इसका काम चालू हुआ था, मतलब इसका शिलान्यास था 1961 में। किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नाम क्या है, सरदार सरोवर डैम है, लेकिन 1961 में इसका भूमि पूजन शिलान्यास किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बनकर कब तैयार हुआ, 2017 में। उद्घाटन किसने करा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपको इतनी चीज यहां से याद रखना है, ठीक है। सरदार सरोवर जो बांध है किसके डाउन स्ट्रीम की एक परियोजना है, तो इंदिरा सागर डैम की। इंदिरा सागर डैम का है, खंडवा जिले में। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कितने मेगावाट बिजली बना रहा है, तो आपको ध्यान रखना 1000 मेगावाट है ना। इंदिरा सागर की बात कर रहा हूं, 1000 मेगावाट बना रहा है, ठीक है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इंदिरा सागर डैम के बारे में एक और चीज ध्यान रखना, 1984 में है ना, 84 में इसका शिलान्यास हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। 2005 में बनकर तैयार हुआ है। तो इतनी चीजें आपको सरदार सरोवर डैम से याद रखना है, क्योंकि यहां से इतने आपके जो जानकारी है इसमें से एक प्रश्न बन सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सामान्य चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अमीट स्याही का निर्माण कहां होता है। जो चुनाव के समय उंगलियों पे जो स्याही लगाते हैं जिससे कि डबल डबल वोट नहीं डल जाए, है ना, वो निकलती नहीं है कम से कम 10-12-15 दिन तक, ठीक है। तो वो अमीट स्याही उसका निर्माण कहां होता है भारत में, तो ये होता है मैसूर में। कहां होता है, मैसूर में होता है। तो ध्यान रखना है, अमीट स्याही भारत में कहां बनती है, चुनाव में जो इस्तेमाल की जाती है ये मैसूर में बनती है। अब जो अमीट स्याही है इसका नाम भी तो कुछ होगा ना, रासायनिक नाम, तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको ध्यान रखना है कि चुनाव में जो स्याही का उपयोग करते इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। और ये कहां पर बनती है भारत में, तो ये मैसूर में बनती है। कहां पर, मैसूर में बनती है। मैसूर कौन से राज्य में आता है, तो मैसूर आता है कर्नाटक में। मैसूर कौन से राज्य में आता है, कर्नाटक में आता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलोर है। क्या है, बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत है। कौन है, थावरचंद गहलोत है। तो आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बासवराज है, बासवराज, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बासवराज कर्नाटक के मुख्यमंत्री। राज्यपाल बोले तो थावरचंद गहलोत,
और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और हमारी अमिट स्याही जो कि मैसूर में बनती है उसका जो रासायनिक नाम है क्या है, तो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित एक सुंदर शहर है? इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। महेश्वर कौन सी नदी किनारे है? तो नर्मदा नदी किनारे। महेश्वर कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। कितनी है? 13-12 किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 1077। डायरेक्ट ऐसा याद रखो, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। और महेश्वर में नर्मदा नदी एक जल प्रपात बनाती है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा कहां पर है? महेश्वर में। सहस्त्रधारा कहां पर है? महेश्वर में है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, अहिल्या जो अहिल्या है, देवी अहिल्या है, उनकी राजधानी क्या थी? तो महेश्वर थी। आपको ध्यान रखना है देवी अहिल्या की राजधानी क्या थी? महेश्वर थी। ठीक है, और जो महेश्वर है ये कौन से जिले में आता है? तो ये खरगोन जिले में आता है। तो महेश्वर के बारे में इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। महेश्वर कौन सी नदी किनारे? नर्मदा। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे किस जिले में आता है? खरगोन में आता है। अहिल्या माता जिनकी राजधानी क्या थी? महेश्वर थी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13-12। मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077। आपको इतनी चीज ध्यान रखना है। सहस्त्रधारा कहां पर है? महेश्वर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगीत एल्बम संवेदना कविता का एक संग्रह है जिसे किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको ध्यान रखना संवेदना किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। आपको ध्यान रखना है संवेदना किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो संवेदना किसके द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, ठीक है, कहां से थे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे। और ये भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने। 13 दिन का कार्यकाल था इनका। तो 13 दिन का कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। और ये कहां से? मध्य प्रदेश में कहां से थे? ग्वालियर से थे। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखना है। संवेदना किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? भारत में पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में पूछता तो आप लोग उज्जैन बताए थे, लेकिन भारत में पूछ रहा है मंदिरों के शहर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो भुवनेश्वर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। भुवनेश्वर कहां आता है? भुवनेश्वर आता है उड़ीसा में। कहां आता है? उड़ीसा में आता है। जो उड़ीसा है इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। आपको ध्यान रखना उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो कौन है? गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। और कटक भी कहां आता है? उड़ीसा में आता है। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। इतने प्रश्न आपको उड़ीसा से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक है बिल्कुल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उड़ीसा के जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक। ठीक है, मंदिरों के शहर के रूप में किसको जाना जाता है? तो भुवनेश्वर को जाना जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। और चावल अनुसंधान केंद्र भारत का कहां पर है? तो भारत का कहां पर है चावल अनुसंधान केंद्र? कटक में है। कटक कहां आता है? उड़ीसा में आता है। और मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रायः किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है खजुराहो में जो खजुराहो नृत्य समारोह होता है यह हर वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, खजुराहो का जो नृत्य समारोह होता है, नृत्य पर्व होता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी में मनाया जाता है। आपको चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है ना। और जो खजुराहो है ये कौन से जिले में आता है? तो आपको ध्यान रखना है छतरपुर में आता है। कौन से जिले में आता है? छतरपुर में आता है। और खजुराहो में कौन से वंश के शासकों ने राज किया है? तो चंदेल वंश है ना। खजुराहो में कौन से वंश के शासकों ने राज किया है? तो चंदेल वंश। आपको चीज ध्यान रखना है। और खजुराहो नृत्य समारोह कब मनाया जाएगा? फरवरी में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कारगिल ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। कारगिल ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। कारगिल का जो ऑपरेशन था इसको क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। आपको ये चीज ध्यान रखना है। और जब कारगिल ऑपरेशन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 की बात है। तो कारगिल ऑपरेशन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन विजय नाम दिया था। प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया था। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है ना? मध्य प्रदेश में टाइगर्स कितने हैं? तो 526। कितने हमारे पास मध्य प्रदेश में? 526 है। ठीक है, और दूसरा नंबर पे आता है कर्नाटक की बारी, वहां पर है 524। तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास कितने सबसे ज्यादा भारत में बाघ कहां पर है? मध्य प्रदेश में है 526। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कहां है? ठीक है, रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है बताना है आपको। तो रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रेनबो है, तो रेनबो क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। रेनबो क्या है? तो रेनबो प्रसार भारती का एक एफएम चैनल है। आपको ध्यान रखना है रेनबो क्या है? प्रसार भारती का एक एफएम चैनल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। रेनबो क्या है? प्रसार भारती का एक एफएम चैनल है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसरो का व्यापक रूप है, आप सभी को इसरो का व्यापक रूप पता होना चाहिए, फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए इसरो का। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब की गई? तो 1969 में की गई। ध्यान रखना 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और इसरो का मुख्यालय कहां है? तो बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969। मेरे साथ में आपको बोलते हुए चलना है, तभी आपको ये याद होगा। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस खेल के साथ पीवी सिंधु जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है और इनसे रिलेटेड 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो निम्न में से किस खेल के साथ पीवी सिंधु जुड़ी हुई है? तो इनका नाम है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन, पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती है? तो बैडमिंटन। 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे। 2016 में कौन से ओलंपिक हुए थे? रियो ओलंपिक हुए थे। उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, है ना? उसमें कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल 2016 में पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में जीता था। आपको चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अभी 2020 के ओलंपिक, ठीक है, 2020 ओलंपिक अभी 21 में हुए। कहां पर हुए? टोक्यो में हुए। ठीक है, तो इनने कांस्य पदक जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और 2016 के रियो ओलंपिक में कौन सा जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब ध्यान रखना है एक और चीज कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, किसकी? बैडमिंटन की। बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में हुई थी, तो पीवी सिंधु ने उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। आपको ये चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अनुपम है, अनुपम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। जो प्रश्न आपको आसानी से याद होगा उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं देता हूं, आपको अनुपम ध्यान रखना है। अनुपम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हरिहर बुक्का, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट भी होता है। तो हरिहर बुक्का ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है, हरिहर बुक्का ने, 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार बोला है मैंने कि हरिहर बुक्का जो है ये इनसे रिलेटेड प्रश्न आता ही है। ठीक है ना? जैसे हरिहर बुक्का हो गया, फिर कृष्ण देव राय हो गया, इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। तो हरिहर बुक्का ने किस भारतीय राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर की स्थापना की थी। सन बताओ, सन भी पूछता है। तो 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी हम्पी। इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी इनकी राजधानी थी। और हम्पी कौन सी नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। यह भी पूछा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। कब की? 1336 में की। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इन्होंने संगम वंश की स्थापना भी की थी। तो संगम वंश की स्थापना भी किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। आपको इतनी चीज यहां से याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी उत्तर की ओर बहती है। बिल्कुल बहती है।
और कौन सी नदी में मिलती है, तो ध्यान रखना ये सभी यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी या सबसे लंबी उपनदी, इसका नाम है यमुना। आपको ध्यान रखना है, भारत की यदि पूछा जाए सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। यमुना कहां पर जाके मिलती है, तो यमुना गंगा में मिलती है। कहां मिलती है, गंगा में मिलती है। कहां पे मिलती है, प्रयागराज में। ठीक है, कहां मिलती है, प्रयागराज में। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो चंबल नदी, चंबल कहां पर जाएगी, यमुना में जाएगी। चंबल कहां पर जा रही है, यमुना में चंबल का पानी जा रहा है। सिंध का पानी कहां जा रहा है, यमुना में जा रहा है। बेतवा भी कहां जा रही है, यमुना में। और केन भी कहां जा रही है, यमुना में। तो चारों नदियां किस में मिल रही है, यमुना में। और यमुना कहां जा रही है, तो गंगा में। कहां पर मिल रही है, गंगा और यमुना कहां पर मिलते हैं, तो प्रयागराज में मिलते हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंदिरों के बटेश्वर समूह कहां स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, इसको जोर देके पढ़ना। मंदिरों का जो बटेश्वर समूह है ये कहां पर है, तो मंदिरों का जो बटेश्वर समूह है ये है मुरैना में। कहां पर है, मुरैना में। इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना, कई बार बोल रहा हूं मैं। मंदिरों के बटेश्वर समूह कहां पर है, तो ये मुरैना में। बटेश्वर समूह मुरैना, बोल के देख लो, बटेश्वर समूह कहां पर, मुरैना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है, तो कौन सी नदी है जो गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है, तो मंदसौर में। आपको ध्यान रखना है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है, मंदसौर में। ठीक है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को कौन सी नदी अलग करती है, तो मंदसौर में कौन सी नदी जा रही है, तो इसका नाम है चंबल। और मंदसौर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि मंदसौर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। चंबल के किनारे नहीं बसा हुआ है, ठीक है ना। मंदसौर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को कौन सी नदी अलग करती है, चंबल नदी अलग करती है। ठीक है, और चंबल नदी की आपको लंबाई याद रखना है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केरल राज्य किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई केरल में कौन सा नृत्य होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केरल में कौन सा नृत्य होता है, तो कथकली। ठीक है, कथक मत लगा देना, कथकली ध्यान रखना। केरल में कौन सा नृत्य होता है, कथकली। ठीक है, कथकली है ना। कथकली कहां पर होता है, केरल में होता है। और कथक कहां होता है, उत्तर भारत में होता है। कथक कहां होता है, उत्तर भारत में होता है। और कली वाला है ना, कथकली कहां पर होता है, तो केरल में होता है। ठीक है, डांडिया कहां का है, गुजरात का है। डांडिया कहां का है, गुजरात का। और ब्रेक डांस तो कोई भी कर लेता है। ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से किसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई, तो भैया संगीत वाद्य यंत्र चार ऑप्शन में से कौन सा है जो कश्मीर से आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संतूर। कौन, संतूर कहां से आया है, कश्मीर से। संतूर कहां से लेके आएगा हम लोग, कश्मीर से लेके आएगा। तो आपको ध्यान रखना है संतूर की जो उत्पत्ति हुई कहां से हुई है, कश्मीर से हुई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में श्रम दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है मजदूर दिवस बोलते हैं, श्रम दिवस बोलते हैं। कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना श्रम दिवस भारत में कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। आपको चीज ध्यान में रखना है। बटेश्वर मंदिरों का समूह भी कहां मिलता है, मुरैना में मिलता है। बटेश्वर कहां मिलता है, मुरैना में। मितावली मंदिर कहां है, तो मुरैना में। मितावली मंदिर कहां है, मुरैना में। आपको ध्यान रखना है मितावली मंदिर कहां है, मुरैना में। शहद कहां मिलेगा सबसे ज्यादा, तो मुरैना में मिलेगा। ठीक है, मोर के नाम पे कौन से शहर का नाम रखा गया है, कौन से जिले का नाम रखा गया है, तो मुरैना का। तो आपको ध्यान रखना है चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। क्या मिलेगा, शहद मिलेगा। ठीक है, बटेश्वर समूह मंदिरों का है मुरैना में। मितावली मंदिर कहां पर है, तो मुरैना में। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, मितावली मंदिर कहां पर है, मुरैना में। बोल के देख लो, एग्जाम में आ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपानगर उद्योग के साथ जुड़े होने के लिए जाना जाता है, तो नेपानगर में कौन सा उद्योग है जिसके लिए नेपानगर को भारत लेवल पे जाना जाता है, तो नेपानगर उद्योग, नेपानगर में कौन सा उद्योग है, समाचार प्रिंटिंग प्रेस पेपर बनते हैं यहाँ पर ना। समाचार का जो मतलब अखबारी कागज होता है यहां पर बनता है। आपको ध्यान रखना नेपानगर में कौन सा कागज बनता है, अखबारी कागज बनता है। और अखबारी कागज का कारखाना कहां है, तो नेपानगर में। ठीक है, कब लगाया गया, 1948 में लगाया गया। तो नेपानगर में कौन सा कारखाना है, अखबारी कागज का कारखाना है, 1948 में लगाया गया। नेपानगर का जिला कौन सा है, तो नेपानगर का जिला आता है बुरहानपुर। नेपानगर का जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। ठीक है, बुरहानपुर में एक किला भी है, तो आपको ध्यान रखना असीरगढ़ का किला कहां पर है, बुरहानपुर में। असीरगढ़ का किला कहां पर है, बुरहानपुर में। असीरगढ़, बुरहानपुर। बढ़ते आगे। कौन सा त्योहार हर साल फरवरी महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है।
कौन सा त्योहार हर साल फरवरी महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है? इसका नाम है मदई त्योहार। आपको चीज ध्यान रखना है, ठीक है। मदई त्योहार फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत होने की संभावना इनकी रहती है, तो ध्यान रखना, इस पे जोर दो कि कौन सा त्योहार फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में मनाया जाता है? मदई त्योहार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको चीज ध्यान में रखना है। 1951 में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1951 में होते हैं, आपको चीज ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, भारत में पहली बार सामान्य चुनाव या आम चुनाव कब हुए थे? 1951 में। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना है, संविधान में पहला संशोधन, संविधान में पहला संशोधन भी 1951 में हुआ था। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और पहले संशोधन में क्या किया था? तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। आपको ध्यान रखना है, पहले संशोधन में क्या किया था? तो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, जो कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और अभी कितनी अनुसूचियां है? अभी 12 अनुसूचियां है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, ठीक है। बढ़ते आगे। जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य, तो भैया सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जवाहर सागर डैम जो है ये कौन सी नदी पर है? तो जवाहर सागर जो डैम है ये चंबल नदी पर है, ठीक है। और ये चंबल नदी पर है, तो ये कहां पर है? तो ये कोटा में। इसको कोटा बैराज भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? कोटा बैराज भी बोलते हैं। और जवाहर सागर डैम से कितनी बिजली बन रही? तो भैया 99 मेगावाट बन रही। कितनी बन रही है? 99 मेगावाट बन रही है, ठीक है। जवाहर सागर डैम कौन सी नदी पर है? चंबल पर है, ठीक है। कहां पर है? कोटा में। कोटा बैराज भी बोलते हैं, 99 मेगावाट बिजली बना रहा है। और इसके निकट कौन सा अभ्यारण्य है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके निकट कौन सा अभ्यारण्य है? तो चंबल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल अभ्यारण्य। आपको चीज ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व है? केवल लिखा हुआ है लेकिन वो कंवल है, ठीक है। किस राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व KTR स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। जिसको नहीं पता ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि सर मैंने सब पढ़ा लेकिन मेरे को ये नहीं पता था, ठीक है ना। तो किस राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व है? MP में पूछा जाता है, 3 से 4 बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न। तो किस राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व है? तो यह है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। तो कंवल टाइगर रिजर्व कहां पर है? तेलंगाना में। आपको एक चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, विश्व पर्यटन दिवस की यदि बात कर रहे हैं, विश्व पर्यटन दिवस, तो यह हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बाज बहादुर महल कहां पर है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, भैयू प्रश्न है। बाज बहादुर महल कहां पर है? तो मांडू में। इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, सबको पता है बाज बहादुर का महल कहां पर है? मांडू में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। कोवलम बीच किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा जोर देना। कोवलम बीच की बात कर रहा है, तो कोवलम बीच किस राज्य में? तो केरल में। कोवलम बीच कहां पर है? केरल में। आपको चीज ध्यान रखना है, कोवलम बीच कहां पर है? केरल में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं? तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं? तो कोलकाता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कापर, डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बॉक्साइट, कापर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका नाम है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट बॉक्साइट, कापर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट कौन से संभाग में आता है? तो बालाघाट आता है जबलपुर संभाग में। बालाघाट का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, कितना है? तो आपको कमेंट करके बताना है बालाघाट का सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना है, आपको कमेंट करके बताना है। बालाघाट कौन से संभाग का है? तो जबलपुर संभाग का है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, विविध का प्रश्न है, मिसलेनियस का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष नाम है मीरा कुमार। सुमित्रा महाजन मत लगा देना, दूसरी महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, तो पहली कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार कहां से आती है? तो बिहार से। कहां से आती है? बिहार से आती है। आपको चीज ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना आप सभी को। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है।
तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न, फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपकी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।